नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और अब मुकाबला सीधा ग्राउंड से लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि देश के सामने 2 दिन पहले एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अपने भविष्य को संवारने के लिए जो बच्चे दिल्ली में आकर दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों की जान के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है, ये अगर आपको जानना है तो आप आइए ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां कोचिंग का हब तो है, यूपीएससी की तैयारी तो कराई जाती है, लेकिन उन बच्चों से पैसे मोटे वसूलने के साथ साथ सुविधाओं के नाम पर क्या दिया जाता है, ये अगर आप समझेंगे या ये अगर आप इंडिया टीवी के माध्यम से देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही ओल्ड राजेंद्र नगर के गली में हम पहुंचे। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि कोचिंग सेंटर्स के हालात तो खराब हैं ही, लेकिन बच्चे जहां पर रहते हैं, स्टूडेंट्स जहां पर रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, वो एरिया दिखता कैसा है। तो इस गली के हाल आप देख लीजिए। पहले तो ये गली किस तरीके से दिखती है, और इस गली में जब आप आइए तो आपको जो तारों का जंजाल है वो आपको नजर आएगा, और ये तारों का जंजाल कितना मुसीबत भरा साबित हो रहा है ये आपने दिल्ली से आई एक घटना से ही समझा होगा, जहां यूपीएससी के एक स्टूडेंट्स की करंट लगने से ही मौत हो जाती है। देखिए, खंबे पूरी तरीके से तारों से लदे हुए हैं। 583 कुल कोचिंग सेंटर हैं और 67 के पास ही फायर सेफ्टी का एनओसी है। ये तो फायर विभाग का ऑफिशियल आंकड़ा है, जिसके मुताबिक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई यहां पर मिलती है। अब इस गली में साफ सफाई के हालात तो आप छोड़ ही दीजिए, किस तरीके के साफ सफाई के हालात हैं। यहां जो नालियां हैं वो पूरी तरीके से कवर कर दी गई हैं, यानी कि पूरी तरीके से नालियों पर भी देखिए एनक्रोचमेंट हो रहा है। आप यहां आएंगे, यहां आपको कोई भी नाली खुली हुई नजर नहीं आ रही होगी। जब नाली नहीं खुली होगी तो पानी कैसे भरेगा और पानी का कितना जल जमाव होगा वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा बचकर हमें खुद यहां से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो तार हैं, ये जो वायर्स हैं, ये पूरी तरीके से नीचे आ चुके हैं और किसी भी वक्त किसी भी हादसे को ये न्योता देने के लिए काफी हैं। यहां पर किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। पतली पतली गलियां हैं और तारों का जंजाल ऐसा फैला हुआ है, तार ऐसे फैले हुए हैं कि यहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। अब आप समझिए कि यहां पर पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें कोचिंग में एडमिशन कराते हैं, बच्चों को यहां रहना पड़ता है। और यहां पर जब बच्चे रहते हैं तो उनकी सेफ्टी क्या है वो तो आप इन वायर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि यहां हमें नाली नजर नहीं आ रही है। नाली नहीं होगी, नाले नहीं होंगे तो पानी की निकासी कैसे होगी? पानी की निकासी नहीं होगी तो पानी भरेगा, और पानी भरेगा तो क्या हालात होंगे। देखिए किस तरीके से कूड़ा यहां पर पड़ा हुआ है, कैसे जाम होते होंगे यहां पर नाले। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वो गली है जहां पीजीज हैं, जहां बच्चे रहते हैं, जहां स्टूडेंट्स रहते हैं, और उन पीजीज के लिए भी अच्छे खासे जो पैसे हैं वो वसूले जाते। कहीं भी नाली यहां हमें नजर नहीं आ रही है। आप देखिए, कोशिश कर रही हूं मैं इस पूरी गली में घूमकर कि ये देख लूं कि शायद कहीं पर पानी निकलने की कोई जगह हमें दिख जाए। तो जहां तक मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे कोई नाली आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ तारों का एक जाल आपको यहां पर नजर आएगा। और ये तारों का जाल बेबसी कह रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मुझे नहीं करना है। अच्छा, देखिए, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलना चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं बोलना चाहते, नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भी कहीं ना कहीं डर है कि जो पीजी के ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो ऐसा ना हो कि उनके लिए मुसीबत खड़ा कर दे। और यहाँ पर स्टूडेंट खड़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? देव अभिषेक। इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ। ये ऐसा ही रहता है हमेशा ये इलाका? यहाँ पानी भरने की समस्या ऐसे ही रहती है? जी, हमेशा रहती है, और बाकी बारिश के दिनों में तो और ज्यादा फ्लडिंग वगैरह आ जाती है, तो इसमें क्या। अच्छा, यहाँ पे अगर रूम के किरायों की बात करूं, छोटे छोटे रूम से कितने किराया यहाँ पर आप लोगों से वसूला जाता है? तो स्टार्टिंग 10,000 से होती है पर बेड के हिसाब से, और ये लग्जरी के हिसाब से जितनी आप उनसे मांगते हो मतलब सुविधा वगैरह, तो उस पर जाता है 26,000 30,000 तक जाता है पर बेड। अच्छा, 10,000 में अगर वो पर बेड आपको दे रहे हैं तो उसमें क्या आपको मिनिमम चीजें दी जाती हैं? मिनिमम चीज तो बस एक बेड ही दिया जाता है और एक अलमीरा, बस, और कुछ नहीं। रूम कितना बड़ा होता है? रूम एक माचिस के साइज के बराबर होता है, बस माचिस के बॉक्स उसके बराबर नहीं होता है, छोटा ही होता है। वेंटिलेशन की व्यवस्था होती है? फ्लोर पे डिपेंड करती है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड मतलब सेकंड फ्लोर पे, मतलब विंडो तो एक ही होती है बस। यस। अब देखिए, ये एक पीजी है, ये पीजी है?
हाँ, एक पीजी है ये। चलिए इसके अंदर देखें किस तरीके की व्यवस्था है। तो आइए इस पीजी के अंदर चलते हैं और आपको जरूर दिखाएंगे कि यहाँ पर अब क्या हालात हैं, यहाँ पर किस तरीके से जो बच्चे हैं वो रहते हैं। अब पहले एंट्री आप देख लीजिए, पहले एंट्री आपको देख लेना बहुत जरूरी है। कितना छोटा सा गेट है और यहाँ बच्चे रहते हैं, यहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर भगवान न करे यहाँ पर कोई आपदा आती है, अगर यहाँ पर आग लगने की घटना होती है या यहाँ पानी भरने की घटना होती है, तो इस छोटे से गेट से आप देखिए कितने लोग निकल पाएंगे। यहाँ आपाधापी होगी, यहाँ लोग भागेंगे फिरेंगे और उसके बाद यहाँ किस तरीके से हालात होंगे वो आप जरूर देख सकते हैं। अब जब आप इस पीजी में ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस गेट से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा आपको यहाँ जाल नजर आएगा, यहाँ मोटर्स आपको नजर आ रही होंगी और यहाँ भी देखिए जो बिजली के तार हैं वो आपको ऐसे ही खुले पड़े नजर आ रहे होंगे। कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए, किसी तरीके का कोई यहाँ पर अनहोनी हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। छोटी सी ये गैलरी है और इसी गैलरी से हमें थोड़ा आगे बढ़ना होगा और हम जो स्टेयर्स हैं उस पर चढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बच्चे जो रह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्टेयर्स से गुजरकर जब वो जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से उन्हें हालात का सामना करना पड़ता है। देखिए एक कोचिंग का, जैसा अभी आपके सामने आया कि एक कोचिंग के लिए या एक बेड के लिए आपको 10,000 रुपए देने पड़ते हैं और 10,000 में सिर्फ आपको एक सामान्य बेड मिलता है। उसके साथ ज्यादा से ज्यादा आपको अलमीरा मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप किसी सुविधा की उम्मीद करिएगा तो वो उम्मीद आपको छोड़नी पड़ेगी, वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। ये देखिए बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं। आप देखिए ना, अगर ये गेट यहां पर खुल जाए, मान लीजिए किसी फ्लैट में कुछ हो जाए, किसी जगह पर कुछ हो जाए, इस गेट के खुलने के बाद यहाँ एक शख्स के निकलने की जगह बचती है। यही हाल है यहाँ पर पीजीज का, यही हाल है यहाँ पर हॉस्टल्स का। पीजी वाले अपने मनमानी करते हैं, जो कोचिंग संचालक हैं वो मनमानी करते हैं। गंदगी तो आप देख ही रहे हैं, अव्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की अव्यवस्था है। और ये कोई 5-6 हजार या 2,000 या 3,000 में आने वाले रूम नहीं है। ये रूम 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए में आने वाले रूम है। इसीलिए यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं और इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो अभिभावक हैं, वो अब कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि भाई क्या होगा स्टूडेंट्स का, क्या होगा उन बच्चों का जो यहाँ अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए आते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी गेट जो है वो बंद हैं, लेकिन ये गैलरी या ये स्टेयर्स जो हैं वो छोटी होती जा रही हैं। अभी तक जो चौड़ा एक रास्ता आप देख रहे थे या थोड़ी बहुत चौड़ी आप स्टेयर्स देख रहे थे, वो स्टेयर्स अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे फ्लोर दर फ्लोर आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये जो स्टेयर्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं। और बदहाली का आलम तो आप कैमरे के जरिए देख भी रहे हैं। इस बिल्डिंग को देखकर तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बिल्डिंग में लोग रहते होंगे, स्टूडेंट्स रहते होंगे, क्योंकि अभी तो हालत ऐसी बता नहीं रही है। अब जैसे ऊपर चढ़ेंगे आपको बदबू आनी शुरू हो जाएगी, आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा। एक जो गेट है हमें यहाँ 3rd फ्लोर पर जरूर खुला हुआ मिला है, इस पीजी को दिखाने की कोशिश हम आपको जरूर करेंगे। देखिए ये बहुत छोटा सा गेट है, फिर वही कह रहे हैं कि यहाँ से निकलने में, यहाँ से दौड़ने में, यहाँ से भागने में कितनी मुसीबत हो सकती है। एक रूम यहाँ पर हमें जरूर नजर आ रहा है और इस रूम में बच्चे कितने रहते हैं ये जरूर हम पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप अंदर आ रहे हैं तो अंदर आकर आप जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 बेड पड़े हुए हैं और इस 2 बेड पर जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं और इसीलिए बच्चों से पैसे तो अच्छे खासे जरूर वसूले जाते हैं। 10-10, 20-20 हजार रुपए वसूले यहाँ पर जाते हैं बच्चों से। ऐसे अगर जगह पर आपको रहना है, अगर ऐसी सुविधाओं में आपको रहना है, आप ही बताइए, अगर इतना बड़ा हमें रूम चाहिए तो कितने पैसे हमें देने होंगे? कम से कम 10,000 से स्टार्ट होता है और फिर अगर सिंगल रूम चाहिए तो कम से कम 15 से 20 हजार। 15 से 20? हाँ, सिंगल रूम, अगर तुम्हें सिंगल ही चाहिए बेड मतलब। तो इस रूम की कीमत कितनी होगी? 10-12 हजार से कम तो होगी नहीं। 10-12 हजार से कम? सिर्फ ये बेड और ये अलमीरा आपको? हाँ, तो सिर्फ बेड और अलमीरा यहाँ पर प्रोवाइड की है। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं आप, चूंकि 3rd फ्लोर पर है तो यहाँ पर खुला हुआ आपको जरूर एरिया नजर आ रहा होगा और किचन भी यहाँ पर ठीक ठाक आपको नजर आ रही होगी। लेकिन जब इस पीजी में हम घुस रहे थे उस वक्त की जो बदहाली थी उसे देखकर तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये पीजी बनाए कैसे जाते हैं, इन पीजीज में
सुविधाएं कैसी होती हैं और इन पीजी में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान पर किस तरीके से खतरा मंडरा सकता है या वो कितने परेशान हो सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, यहां से अगर कभी भागने की जरूरत पड़ी, यहां से अगर कभी बाहर निकलने की जरूरत पड़ी तो आपके पास एक रास्ता है। अभी इस पूरे बिल्डिंग में मैं चढ़ी, इस पूरी बिल्डिंग में मैं आई, 3rd फ्लोर तक हम लोग पहुंचे, हमें सिर्फ एक रास्ता नजर आ रहा है और ये रास्ता है इन स्टेयर्स का। अगर आपको यहां से निकलने की भी कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको इन्हीं स्टेयर्स से होकर जाना पड़ेगा और कोई पैसेज तो नजर नहीं आ रहा है हमें, और कोई एग्जिट तो हमें नजर नहीं आ रही है। और जब आप यहां से दौड़ेंगे, यहां से जाएंगे तो इनकी लंबाई, इनकी चौड़ाई देखकर आप ये कह सकते हैं कि एक बार में 2 स्टूडेंट एक साथ चले जाएं वही काफी है। क्या स्थिति बनेगी ऐसी जगहों पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे और भी ऐसे पीजीज की पड़ताल हम करेंगे। आज इंडिया टीवी आपके सामने रखेगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखते हैं, आखिर किन हालातों में वो रहने के लिए मजबूर हैं। तो ओल्ड राजेंद्र नगर आखिर दिखता कैसा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते कैसे हैं, यहाँ पर बच्चों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितने पैसे वसूले जाते हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो 3 बच्चों की मौत के बाद, तान्या सोनी, श्रेया यादव और नेविन की मौत के बाद खड़े हो जाते हैं। और उन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए इंडिया टीवी की जो टीम है वो ओल्ड राजेंद्र नगर के ग्राउंड पर उतरी हुई है। हम आपको पीजीज दिखा रहे हैं, हम आपको फ्लैट्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो ओनर्स हैं उनकी बात भी हम आपको समझाने या सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सबके जहन में एक सवाल है और वो सवाल बेसमेंट को लेकर सबसे ज्यादा होता है कि भाई बेसमेंट दिखता कैसे है, और बेसमेंट जब दिखता कैसा है उसमें क्या सुविधाएं ओनर देने की कोशिश करते हैं, बच्चे वहां पर कैसे रहते हैं, क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, वो सब कुछ आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक घर है और यहाँ पर पीजी चलता है, जैसा अंकल हमें बता रहे हैं। पीजी चलता है अंकल? नहीं, पहले चलता था, फिर खाली हो गया, फिर दोबारा चढ़ाया नहीं। तो वैसे नॉर्मल अगर एक 1st फ्लोर 2nd फ्लोर की मैं बात करूं तो कितने रुपए पर बेड होता है? 8,000, 7,000, 7,000, 8,000। तो जब बच्चे यहाँ पढ़ाई करते तो पूरा भर जाता है? हाँ, ऑलमोस्ट खाली हो गया था, बीच में खाली। ऊपर 4 कमरे हैं, ऊपर 4 कमरे हैं, बस दैट्स। हर फ्लोर पर कितने कमरे? एक रूम, एक बच्चे में एक रूम। एक बच्चे में एक रूम, खुला। हाँ, हॉटपॉट। अब देखिए खुला यहाँ पर रूम देने की कोशिश जो है वो ओनर की तरफ से जरूर की जाती है, लेकिन फिलहाल ये आप अगर आप बेसमेंट देखेंगे तो इस बेसमेंट में भी आपको यही खुला एरिया नजर आएगा। आइए आपको दिखाती हूँ। ये दरवाजा है जो बेसमेंट में जाने के लिए शुरू होता है। यहाँ से आप बेसमेंट में दाखिल होंगे और जब आप बेसमेंट में दाखिल होंगे तो आपको यहाँ एक छोटा सा, आप कह सकते हैं, एक लॉबी जो एरिया है वो नजर आएगा। आप अगर सीढ़ियां गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीढ़ियों को कवर करने के बाद आप बेसमेंट में आ जाएंगे। और जब आप बेसमेंट में आएंगे तो वही सवाल है जो आपके जहन में है, जो स्टूडेंट्स के जहन में है, अभिभावकों के जहन में है कि बच्चे बेसमेंट में पढ़ते हैं या रहते हैं तो उन्हें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। आइए ये एरिया आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। हम जब यहाँ पर आए तो ये रूम्स हैं जो फिलहाल बंद हैं। जैसा यहाँ पर ओनर है उन्होंने हमें बताया कि अब ये रूम्स उठते नहीं है, यानी कि इन रूम्स में बच्चे अब नहीं रह रहे हैं। लेकिन इन रूम्स में लिखा हुआ है डू नॉट डिस्टर्ब, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ बच्चे कभी रहा करते थे। इन रूम्स में बच्चे रहा करते थे। अब थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये देखिए हमारे लिए ये जो रूम है वो खोलने की भी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ये वॉशरूम्स हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं। ये वॉशरूम्स हैं जो इस पूरे फ्लोर पर रहने वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ पर टैंक बना है। और देखिए यहाँ पर ये पूरा एक आरओ लगा रखा है ताकि बच्चे आरओ वाटर यानी कि बिस्लरी जो पानी है वो पी सकें। अब आइए, एक कमरा हमारे लिए खोला गया है और इस कमरे को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेसमेंट में जब बच्चे रहते हैं तो कैसे रहते हैं। इस कमरे में आप दाखिल करेंगे और जैसे ही आप कमरे में दाखिल करेंगे आपको ये यहाँ पर बेड नजर आ जाएगा। ये एक छोटा सा बेड है जहाँ स्टूडेंट रहते हैं। ये एसी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। बच्चों के लिए यहाँ एसी जरूर लगाया गया है। अब देखिए चूंकि आईएएस की तैयारी बच्चे करते हैं तो आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे जितने भी आपने फिल्मों में देखे होंगे तो आपको ऐसे ही रूम नजर आते होंगे जहां पर आपको भारत का नक्शा नजर आ जाएगा, बच्चों के नोट्स चिपके हुए नजर आ जाएंगे, जो नोट्स हैं उन पर कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी तैयारी, टाइम टेबल आपको लगे हुए नजर आ जाएंगे। ये सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर आईएएस की तैयारी करते हैं और आईएएस बनने के लिए लोग यहाँ पर रुकते हैं
और बच्चे कठिन परिश्रम करते हैं। यही तो बार बार कहा जाता है कि जो आईएएस अधिकारी हैं, जो यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो अफसर अधिकारी बनना चाहते हैं, जैसे श्रेया यादव बनना चाहती थी, तानिया सोनी बनना चाहती थी, निविन बनना चाहते थे, ऐसी तैयारी की जाती है। और ये बेसमेंट में रूम है और देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी जरूर लगाया गया है बच्चों की सुविधाओं के लिए। यहाँ पर एग्जॉस्ट जो फैन है वो लगाया गया है ताकि यहाँ बच्चे जो रह रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये बेसमेंट का एरिया है और इसी बेसमेंट में रहने की जो कोशिश है वो लोग करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो मैप है वो चिपका हुआ है और ये आप देखिए ये अलमीरा दी जाती हैं। जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनको यहाँ पर अलमीरा भी दी जाती है ताकि यहाँ पर बच्चे आए अपना सामान रख पाएं। और ये वो रूम है जो एक शख्स को दिया जाता है। जी जी जी, एक ही रूम पर बेड बक्से वाला बेड है, बक्सा। तो इस एक रूम का अगर किराया अंकल आपसे जाने तो कितना होता होगा? 7,000 7,000 के किराए में आप एक बेड देते हैं, अलमारी देते हैं, टेबल चेयर, एग्जॉस्ट, एसी 6,000 7,000 7,000। खाने पीने का भी इंक्लूड होगा? नो, बिस्लरी वाटर ओनली फ्रिज। तो देखिए यहाँ बिस्लरी वाटर होता है जैसा हमने आपको दिखाया, यहाँ का इंतजाम हमने आपको दिखाया, ये एरिया हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं। बिस्लरी के पानी का इंतजाम यहाँ पर जरूर किया गया है। एक और एरिया हमने इस बेसमेंट में देखा और ये एरिया है फ्रिज वाला एरिया, यानी कि यहाँ फ्रिज रखा हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं वो इस फ्रिज में अपना सामान रख सकते हैं, दूध रख सकते हैं, ब्रेड रख सकते हैं, जैसा आपको रखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। और इस एरिया का इस्तेमाल यहाँ पर जितने रूम हैं उस रूम में रहने वाले लोग कर सकते हैं। और ये वाईफाई भी लगा हुआ है, ये वाईफाई भी लगा हुआ है, वाईफाई स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये बेसमेंट का एरिया है और इस बेसमेंट के एरिया में एक रूम हमने आपको दिखाया। जो दूसरा रूम है वो ये है, जैसा उन्होंने बताया कि रूम जो है वो बंद पड़े हुए हैं और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर इन रूम्स को खाली करके चले गए तो ओनर ने इन रूम्स को फिर चढ़ाया नहीं या यहाँ पर लोग आए नहीं। 6-7 महीने हो चुके हैं। एक रूम ये है और एक रूम ये है। तो कुल मिलाकर बेसमेंट में अगर आप देखिएगा तो बेसमेंट में आपको 4 रूम नजर आ रहे हैं। 4 रूम बेसमेंट में है। किराया 7,000 होता है जिसमें एसी दिया जा रहा है बच्चों को और एक बेड दिया जा रहा है, टेबल दी जा रही है। और ऐसे ही घरों में रहकर या ऐसे ही कमरों में रहकर अफसर बना जाता है, ऐसा आप कहिए। ऐसा ही तो पिक्चरों में दिखाया जाता है। कड़ी मेहनत की जाएगी, ऐसे छोटे कमरों में लोग रहेंगे, बच्चे रहेंगे और उसके बाद अफसर बनेंगे। ये उनकी तैयारी जरूर होती है और ये तैयारी जो है ये आपने इस बेसमेंट में देखी। तो बेसमेंट में कैसे पीजी चल रहे हैं, बेसमेंट में क्या होता है, सुविधाएं क्या होती हैं, ये हमने आपको दिखाया। और जैसे मैंने कहा ये 8 सीढ़ियां हैं। इन 8 सीढ़ियों को चढ़कर अब आप पहुंच जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पर, यानी कि आप आ जाएंगे बाहर वाले एरिया में। तो ये पीजी जो चल रहे हैं यहाँ पर, वो पीजी कैसे चल रहे हैं, उस पीजी में कितना किराया होता है, बेसमेंट में बच्चे कैसे रहते हैं, ये सब कुछ आपने देखा और ये पड़ताल हमारी लगातार जारी रहेगी। सच्चाई क्या है ओल्ड राजेंद्र नगर की, ये लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश करती रहूंगी। लगातार आपको बताऊंगी कि ओल्ड राजेंद्र नगर जहां पर पानी भरता है, पानी की समस्या है और इस पानी की समस्या से 2-4 होकर 3 बच्चों की मौत हो गई, वो पानी दरअसल भरता कैसे है। ये रोड तो आपको चौड़ी यहाँ पर जरूर नजर आ रही होंगी। ये एरिया पॉश कॉलोनीज में आता है, आप इसे पॉश कॉलोनी कह सकते हैं। लेकिन इन्हीं पॉश कॉलोनी में जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको गलियां पतली नजर आ जाएंगी और गलियों के साथ ही आपको नजर आ जाएंगे वो तार, वो वायर, जिसे आप इंटरनेट के वायर कह सकते हैं, जिसे आप बिजली के वायर कह सकते हैं। ये सारे वायर देखिए यूं ही लटके हुए हैं। जब बारिश होगी तो इनमें करंट दौड़ेगा और जब करंट दौड़ेगा तो क्या हो सकता है ये अंदाजा आप लगाइए। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ना, वो जगह ओल्ड राजेंद्र नगर है, पॉश इलाका है। ये वो सड़कें हैं, ये वो गलियां हैं जहां हर घर में पीजी चलता है, जहां हर घर में स्टूडेंट्स रहते हैं। और स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं, बेसमेंट का एरिया कैसा दिखता है, उस बेसमेंट में कितने छोटे छोटे कमरे होते हैं, सफाई के नाम पर क्या व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ आपने देखा। लगातार इंडिया टीवी पर आप ये कवरेज हमारी देखते रहेंगे। एक एक तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में औसतन हर साल तकरीबन 2 लाख बच्चे हैं जो यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर होते हैं।
और उस एग्जाम की तैयारी वो कैसे और कहां पर करते हैं, ये सवाल अब पूरे देश के सामने आकर खड़ा हो गया है। वजह है ओल्ड राजेंद्र नगर में घटी एक घटना, जिसमें 3 बच्चों ने, जो इस देश के भावी अफसर हो सकते थे, जो आईएएस हो सकते थे, जो डीएम हो सकते थे, एसपी हो सकते थे, इस देश के बड़े बड़े अधिकारी हो सकते थे, उन्होंने अपनी जान गंवाई। परिवार वाले जो अपना पेट काट काट कर, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी मेहनत पर कैसे पानी फिरा वो तो आपने देख लिया। लेकिन अब आपको असल में छात्रों का स्ट्रगल इंडिया टीवी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए हम एक एक पीजी में जा रहे हैं, एक एक रूम में जा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि उन रूम्स में रहते कैसे हैं। अब यहां से देखिए, आप कह सकते हैं कि 4-5 सीढ़ियां चढ़कर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे, और हम ऊपर जब जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर रूम्स कैसे हैं। जिन कोचिंग्स में जो फीस है वो लाख रुपए होती है, 1-2 लाख रुपए होती है, उन कोचिंग्स में पढ़ने वाले बच्चे अपने सपनों को पूरा कैसे करते हैं। हम यहां पर चढ़े, ये पूरी हमें एक लॉबी नजर आई, और इस लॉबी में जो सबसे ज्यादा परेशान या हैरान जिसने मुझे किया वो किया इन केबिन्स ने। यहां देखिए आप, ये वुडन डोर जो है वो लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट को कवर कर रही हूं, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यहां पर बच्चे रहते हैं, इन छोटे छोटे केबिन्स में बच्चे रहते हैं, और इन केबिन का दरवाजा जब खुलेगा तब आप असल तस्वीर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपका बच्चा अधिकारी बनने के लिए, अफसर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है और कहां रहता है, कैसे रहता है। अब देखिए, ये केबिन का दरवाजा मैंने खोला, पूरा नहीं खुलेगा, शायद इसके पीछे सामान है, वजह ये हो सकती है, बिल्कुल इसके पीछे सामान है। अब मैं भी घुसूंगी, मेरे कैमरा सहयोगी भी घुसेंगे, इतनी जगह नहीं है इस रूम में, आप समझिए। मेरे घुसने की और मेरे कैमरा सहयोगी की घुसने की जगह यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। लेकिन आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं जिन्हें आप इंस्पिरेशन मूवी में देखते हैं, एस्पिरेंट्स जैसी मूवी बना दी गई हैं, बड़ी बड़ी मूवी बना दी गई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर यूपीएससी बच्चों के लिए बोलते हैं, लेकिन वो यूपीएससी के बच्चे जब रियलिटी में ग्राउंड पर उतरकर काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो कैसे तैयारी करते हैं वो इस छोटे से कमरे में आप देख सकते हैं। इसका साइज बहुत छोटा है, मतलब मैं यहाँ पर अगर खड़ी हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी को यहाँ पर मूव करने की तैयारी नहीं है, लेकिन बच्चे यहीं पर अपना पूरी जिंदगी, या कह सकते हैं कि अपना जो छोटी सी घर है, बच्चों ने यहाँ पर बसा लिया। यहाँ मैं एक छोटी सी टेबल देख रही हूँ, भगवान भी यहाँ पर रखे हुए हैं, यहीं पर पानी का जो वाटर जग है वो एडजस्ट कर रखा है ताकि बच्चे यहाँ से बैठकर पानी पी लें। यहाँ पर छोटा मोटा सामान बच्चों ने रख रखा है। केटल यहाँ पर जरूर स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई है कि रात में अगर उन्हें भूख लग रही है तो वो इस केटल का इस्तेमाल कर सके। ये टेबल आप कह सकते हैं मिनी किचन हो गई है, क्योंकि यहाँ केटल है, यहाँ आपको बिस्किट्स नजर आ जाएंगे, कॉफी नजर आ जाएगी, मसाले नजर आ जाएंगे। अब देखिए, मैं इस रूम में 2 कदम भी आगे बढ़ा रही हूँ तो सामान गिर रहा है। यहाँ पर हालात ये हैं, इतना छोटा ये रूम है कि यहाँ सामान गिरने लगता है। और ये किताबें, यूपीएससी के बच्चे हैं तो किताबों का यहाँ अंबार तो आप देखेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ ये मिनी किचन आप देख लीजिए। मूव नहीं कर सकती मैं ज्यादा, सिर्फ आप मेरे कैमरे के जरिए ही देखेंगे कि यहाँ पर मिनी किचन है। यहाँ थोड़ा थोड़ा अपना सामान एडजस्ट किया है, ये छोटी सी अलमारी दे रखी है, और इसी अलमारी के ऊपर जो स्टोरेज का सामान है वो बच्चों ने रख लिया है। कैसे एडजस्ट करना है थोड़ी सी छोटे से कमरे में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नोट्स तो है ही, यहाँ पर किताबें पड़ी हुई हैं, ये एक बेड है और इस बेड पर ही रहते हैं, इस बेड पर पढ़ना है, इसी बेड पर सोना है, क्योंकि जो टेबल्स हैं वो तो किचन बन चुकी है। अब ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ हैं जो इस कमरे में बैठे हुए हमें मिल गए। क्या नाम है आपका भैया? विकास। विकास, आप कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? 2.5 साल से। 2.5 साल से। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत छोटा सा कमरा है, मतलब मैं और मेरे कैमरा सहयोगी दोनों एक साथ यहाँ मूव नहीं कर पा रहे हैं। इस कमरे में कैसे रहते हैं आप लोग? होता है मैम, एडजस्ट करना पड़ता है, ऐसे ही है पूरे एरिया में। और यहाँ पे थोड़ा रेंट कम है इसलिए, लेकिन फिर भी 10,000 रुपए रेंट देना पड़ता है इस कमरे के लिए भी? यस मैम, 10,000 रुपए। यानी एक बेड के लिए और मूव ना करने वाली जगह के लिए, मैं इसे कमरा नहीं बोलूंगी, मैं इसे केबिन बोलूंगी। एक केबिन के लिए आपको 10,000 रुपए देने। प्रॉपर वॉल भी नहीं है इस साइड में, बस एक साइड में प्रॉपर वॉल है। इधर उन्होंने कमरा छोटा करके वॉशरूम निकाल दिया है बाजू में ही, तो यही है। तो ये जब आप लोग आते हैं तो क्या मनमानी है यहाँ पर ब्रोकर्स की, मतलब क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं, ये आपको इंडिया टीवी पर बताना है? ये मैम, यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू ही रूम लेना पड़ता है, क्योंकि ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट तो होता नहीं है, ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता है। ब्रोकर ही रूम दिलवाते हैं, फिर उनको 21 डे का ब्रोकरेज देना पड़ता है, कुछ ब्रोकर 30 डेज का भी लेते हैं। और फिर तो यही है, और पानी का अलग से है और बिजली बिल भी अलग से है। अच्छा, यानी मुझे अगर ये रूम लेना है, 10,000 रुपए इसका किराया, और मुझे यहाँ शिफ्ट होना है, तो कितने का खर्चा तकरीबन आ जाता है शिफ्ट होने में?
10,000 रेंट देना पड़ता है स्टार्टिंग में, 10,000 सिक्योरिटी प्लस 21 का डेज का ब्रोकरेज देना पड़ता है और वाटर का बिल जो भी। हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं कि 10,000 के रूम के लिए आपको तकरीबन आपकी पॉकेट में 40 से 50,000 रुपए होना चाहिए। इनिशियली 40,000 तो आपके पास होना ही चाहिए, जो कि बस आपको रूम लेना है, बाकी मेस वगैरह का अलग से देना पड़ेगा, लेकिन रूम के लिए 40,000 तो आपके पास होना ही चाहिए स्टार्टिंग में। कितने लोग हैं जो अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं ना कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है तो वहाँ स्टूडेंट्स जा क्यों रहे हैं, क्यों लाइब्रेरी बेसमेंट वाली ज्यादा स्टूडेंट्स चूज करते हैं? मैम ऑप्शन ही नहीं है ना, ऊपर लाइब्रेरी नहीं है, सारी 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में है और ऊपर लाइब्रेरी नहीं है। लेकिन अभी जो ऊपर लाइब्रेरी थी बेसमेंट वाले बंद हो गई तो ऊपर वाले लाइब्रेरी वालों ने भी पैसे बढ़ा दिए, 3,000 के 5,000 कर दिए डायरेक्टली। 3,000 से हाँ, 5,000। 3,000 से 5,000। बेसमेंट वाली लाइब्रेरी है वो तो फिलहाल बंद है, कुछ अंदर से चालू है, बाहर से बंद कर दिए है, अंदर से। कितना रुपया लेते हैं जो नीचे वाली लाइब्रेरी है बेसमेंट वाली? उनका भी 3 to 5,000 था, एवरेज 3,000 तो है ही सब जगह पे, लेकिन बस कॉर्नर का सीट होगा तो 5,000 लेंगे, 4,000 लेंगे, यही है। जितने कमरे या जितने पीजीज में मैं घूम रही हूँ वहाँ पे एग्जिट सिर्फ एक ही नजर आ रहा है और यहाँ तो एग्जिट क्या, ये तो कमरा ही नहीं है प्रॉपर, तो हर जगह फायर एग्जिट जो एनओसी होती है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, कोई फॉलो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मेन डोर है, बस बाकी कुछ नहीं है, सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है, एक ही डोर है। अब इस हादसे के बाद आप लोगों की शिकायतें क्या है? शिकायतें मैम यही है, रूम बहुत छोटे छोटे, प्रॉपर रूम भी नहीं है, कमरे हॉल में कमरे निकाल लिए हैं इन्होंने, रूम तो अलग जगह पे है, ये तो पूरा प्रॉपर हॉल था, इसमें हॉल में 6 कमरे निकाले, कैबिन। तो ये समस्या है और आप समझिए कि ये देश का भविष्य है, ये वही लोग हैं जो आने वाले वक्त में अफसर बनेंगे, ये वही लोग हैं जो आने वाले वक्त में आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, जो आने वाले वक्त में एसपी बनेंगे, जिनको पूरा देश सलाम ठोकेगा, वो किस हालात में रहते हैं। अब देखिए ना, आप एक छोटी छोटी टेबल पर आप सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको किताबें भी रखनी है, आपको यहाँ पर अपना अम्ब्रेला भी टांगना है, यहाँ पर आपको सब कुछ रखना है, इसी छोटे छोटे एरिया में आपको सब कुछ रखना है। अब ये पूरा गेट नहीं खुल रहा है, एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे राजेश्वर जी कि ये जो गेट है ये नहीं खुल रहा है प्रॉपर, आपको इसी पतले से गले से यहाँ से निकलना है और यहाँ से निकलकर आपको बाहर आना है। जब आप बाहर आइएगा तो आपको ऐसे ही डोर नजर आएंगे और केबिन जो है, एक केबिन ये है, एक दूसरा केबिन ये है, ये केबिन की भी जो स्थिति है वो तकरीबन ऐसी है, हालांकि ये कह सकते हैं कि पहले वाले से थोड़ा बड़ा है ये वाला केबिन, लेकिन ये भी है छोटा सा केबिन, यहाँ भी मूव कर पाना बहुत आसान नहीं है। पढ़ाई का सामान रखा हुआ है, लैपटॉप रखे हुए हैं, एक छोटा सा बेड है, ये बेड भी क्या कहेंगे आप इसे एक सिंगल बेड के जैसा भी इसका पूरा साइज नहीं है जिस पर बच्चे सोएंगे। और देखिए फर्नीचर, एक बार फिर मैं कहूंगी अपने कैमरा सहयोगी राजेश्वर जी से, ये है फर्नीचर, ये अलमीरा दी जाती है 10,000 रुपए में, टूटे फूटे हालात में है और इसमें भी किताबें बच्चों की भरी हुई हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे शेल्फ हैं, इसी में अपनी पूरी जिंदगी एडजस्ट करनी है। यहाँ पर आइए थोड़ा सा आगे, मिनी किचन की हालत दिखाते हैं। देखिए आपको यहाँ बर्तन दिख जाएंगे, छोटे छोटे कुकर दिख जाएगा जिसमें सामान आप बनाते हैं। इन्हीं कमरों में आप किचन भी एडजस्ट कर रहे हैं, इन्हीं कमरों में आप पूजा घर भी एडजस्ट कर रहे हैं, इन्हीं कमरों में आपका पानी रखा हुआ है, इन्हीं कमरों में आपकी किताबें हैं, यहीं आपको सोना है, यहीं आपको रहना है, यहीं आपको खाना है। ये है एस्पिरेंट्स का भविष्य, या ये है एस्पिरेंट्स जहां पर रहते हैं। और इसीलिए चीख चीख कर सवाल पूछा जा रहा है उस प्रशासन से, उस व्यवस्था से कि इन बच्चों के भविष्य का होगा क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा। जो शर्म का आंसू सूख चुका है, या जो शर्म का पानी सूख चुका है अधिकारियों के आंखों में, वो आखिर कैसे फिर से लौटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देख लीजिए, आप पूरा देख लीजिए, ये केबिन्स आप देख लीजिए, ये केबिन्स। फिर मैं कह रही हूं, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर यहां पर कोई हादसा होता है, अगर ये बच्चे किसी भी ऐसी घटना का सामना करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें कैसे वो यहां से बाहर निकलेंगे या क्या होगा। ये वुडन के सारे दरवाजे हैं, ये वुडन के दरवाजे हैं, यहां पर अगर कुछ होता है तो क्या होगा बच्चों के साथ, कौन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है जो लगातार इंडिया टीवी पूछ रहा है और जो लगातार दर्शक भी पूछ रहे हैं। राजेंद्र नगर में हम घूम रहे हैं और यहाँ पर घूमकर हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि जो अभी तक जितनी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लापरवाहियों की, बच्चों से मनमाने पैसे वसूलने की, छात्र कैसी कंडीशन में रहते हैं, कोचिंग्स कैसी होती हैं, वो सब कुछ हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ताल हमारी लगातार जारी है और ऐसे में एक ऐसी जगह पर हमारी नजर पड़ी जहाँ पर ब्रोकर बैठते हैं। वो ब्रोकर जिनका काम ये है कि वो छात्र जो कि देश के कोने कोने से आए हैं, उन्हें यहाँ पर रूम दिलाएं
और जब वो रूम दिलाते हैं तो ऐसा नहीं फ्री में रूम दिलाया जाता है, उनसे मोटा ब्रोकरेज जो है वो वसूला जाता है। स्टूडेंट से बात करके जो पता चला हमें वो ये कि 21 दिन का यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो छात्रों से वसूला जाता है। और ऐसे ही एक प्रॉपर्टी डीलर आप कह सकते हैं, ब्रोकर आप कह सकते हैं, उस बिल्डिंग में हम आए हैं। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ कुछ टूटा फूटा जो ईंटें हैं वो पड़ी हुई हैं। ये पूरा एरिया ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर या तो काम चल रहा है या यहाँ पर कोई तोड़फोड़ हुई है। और जब यहाँ स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई या स्टूडेंट से हमारी बात हुई, जो शायद कैमरे पर आने से अभी बच रहे हैं, कैमरे पर आने से इसलिए स्टूडेंट्स बच रहे हैं, आप उनकी मजबूरी है समझिए। उन लोगों को डर ये है कि वो कैमरे पर आकर बोल तो देंगे, अपनी बात कह तो देंगे, लेकिन फिर उनका मकान मालिक हो सकता है कि उन्हें अपने कमरे से निकाल दे। और अगर कमरे से निकाल दिया तो वो रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, उन्हें कोई रूम नहीं मिलेगा तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफ द कैमरा तो बोलते हैं लेकिन ऑन कैमरा बोलने से अभी बच रहे हैं। लेकिन आइए आप देखिए, इस पर अभी अभी यहाँ तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो हुई है और ऐसा पता चला है कि 4th फ्लोर पर जो कंस्ट्रक्शन हो रखा था वो अवैध था। ये यहाँ पर ब्रोकर्स हैं जो मोटा पैसा वसूलते हैं स्टूडेंट से और अपने बड़े बड़े आलीशान ऑफिसेस बनाते हैं और उनका भी जो निर्माण है वो अवैध होता है। यहाँ भी बेसमेंट में देखिए दुकानें चल रही हैं। यहाँ बेसमेंट में आपको दुकान जो है वो चलती हुई नजर आ जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ थोड़ा सा चलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ अभी तोड़फोड़ को जो काम है वो पूरा हुआ है। अब देखिए ना, सवाल यही है कि जब कोई घटना होती है उसके बाद ही एमसीडी क्यों जागती है? क्या ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन है क्या ये पहले नजर नहीं आ रहा था? क्या ब्रोकर्स कितना मोटा ब्रोकरेज छात्रों से वसूलते हैं, क्या ये पहले नजर नहीं आ रहा था? आपने तोड़फोड़ तो कर दी, अभी आपने कार्रवाई भी कर दी, लेकिन इस कार्रवाई का जो असर है वो क्या होगा ये बताना होगा ना। क्योंकि अगर एक बेसमेंट में जहां पर स्टोरेज की परमिशन है, जहां पर पार्किंग की परमिशन है, उस स्टोरेज में बच्चों को बैठाया जाता है, बाकायदा बायोमेट्रिक लगाया जाता है, वहां बच्चे फंस जाते हैं, सर्किट कट, पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कट हो जाती है, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। अब सोचिए, वो एनओसी अभी 9 जुलाई को ही मिली है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की मैं बात कर रही हूँ। उस कोचिंग सेंटर पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी में है, उनकी जान तो आपने संकट में डाल ही दी। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि कितना मोटा पैसा जा रहा है और किस किस डिपार्टमेंट को जा रहा है, कहां कहां पर करप्शन है और उस करप्शन का खामियाजा आखिर छात्र क्यों भुगत रहे हैं, ये सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। इस रोड पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको छात्र भी खड़े हुए नजर आ जाएंगे, इस रोड पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ब्रोकर्स भी खड़े हुए नजर आ जाएंगे और हर कोई हमें देख भी रहा है, उम्मीद भरी नजरों से भी देख रहा है, लेकिन एक जहन में शक भी है कि हम बात करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और ऐसा ही ग्रुप यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत। कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कितने सालों से कोचिंग कर रहे हैं आप? 1 साल से। 1 साल से कर रहे हैं। अच्छा, ये हादसा हुआ, आप लोगों ने कभी सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, उस दिन 1 घंटा बारिश हुई, हमें लगा पानी चला जाएगा, सडनली ये न्यूज आ गई तो बुरा हुआ। पानी बढ़ता है यहाँ पर अमूमन? हाँ, यहाँ से नीचे अगर जाओगे आप, वो कोचिंग के जो सेंटर है वहाँ पे जमा होता है, यहाँ से जाकर पानी। हाँ। अच्छा, शिकायत भी तो कई बार की जा रही थी ना यहाँ के लोगों की तरफ से, लेकिन शिकायत को सुना? हाँ, शिकायत का, क्योंकि करेगा कौन, वोटर्स नहीं है, स्टूडेंट्स है सब। अगर वोटर्स होते तो सुनते कोई उनकी। ये पते की बात, वोटर्स नहीं है इसलिए कोई सुनता नहीं है। अगर यहाँ से वोट लेनी होती तो शायद पानी पहले हट गया होता और 3 बच्चों की जान ना जाती। आप लोग किसे जिम्मेदार मान रहे हैं इस हादसे के पीछे? गवर्नमेंट ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है बहुत, इलेक्ट्रिसिटी के वायरें देख सकती है आप, ड्रेनेज बहुत गंदा है। वो तो मैं देख रही हूँ, जिस भी गली में जा रही हूँ नाली तक नहीं खुली हुई है एक भी, पानी तो भरेगा ही यहाँ पर। तो कलेक्टिव वॉइस नहीं है। आप जब लोग यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, ब्रोकर से मिलते हैं, तो आपको कितना पैसा आपसे वसूला जाता है या क्या क्या दिखाया जाता है? रूम रेंट होता है, 21 दिन का ब्रोकरेज लेते हैं। अगर रूम 10,000 का होगा तो 7-8 हज़ार उनका ब्रोकरेज चला जाता है। और रूम बहुत छोटे होते हैं, मतलब प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पाते इतना। अब रूम बहुत छोटे होते हैं और रूम कैसे होते हैं ये तो हमने आपको दिखाया था। अब देखिए कुछ और स्टूडेंट्स भी खड़े हैं, अगर हमसे बात कर सके। क्या नाम है आपका? दिव्या। आप क्या कर रही हैं? यूपीएससी। कितने दिनों से कोचिंग कर रही हैं? 1 महीना हुआ है मुझे। अभी 1 महीना हुआ है। कहाँ की रहने वाली हैं? देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून की रहने वाली है। यहाँ जब से हादसा हुआ है, ओल्ड राजेंद्र नगर के बच्चों की समस्या, यहाँ के छात्रों की समस्या, सब कुछ अब पूरे टीवी पर आ गई है। आप बताइए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं? आप दिखा तो रहे हो, वही एक ही चीज है, एक ही इशू है, नथिंग न्यू, बस चल ही रहा है। एक एक चीजें सामने आ रही है। पहले डेथ हुआ, अब
अब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब देख रहे हो, दैट्स द सेम थिंग, आई हैव नथिंग टू ऐड टू इट। अच्छा, लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं उनकी बहुत सारी मांग है, जो स्टूडेंट्स जिनकी जान चली गई उनके लिए, और आप लोग चाहते क्या हैं यहाँ पर इस हादसे को लेकर जिम्मेदार? ऑलरेडी वेरी क्लियर है, आई एम सेइंग आई हैव नथिंग टू ऐड टू इट। जो था वो क्रिस्टल क्लियर है। आप पूछेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली है सब कुछ, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है वही है, बस नॉर्मल डिमांड्स है, बेसिक है और कुछ नहीं है। सी यू हैव द गाय हेयर। अब देखिए, फिर यहाँ पर आपको जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, आप देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर में जब आप निकलेंगे ना तो आपको हर गली में बच्चे स्टूडेंट्स टहलते हुए नजर आ जाएंगे, खड़े हुए नजर आ जाएंगे, और जब आप उनसे बात करिएगा ना तो वो अपनी बात को कहेंगे भी, आपको बताएंगे भी, और आप खुद समझेंगे कि कितनी इमोशनल अपील उन लोगों की तरफ से की जाती है, कितनी परेशानी में वो रहने को मजबूर है। इस पर लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड टीपीएससी सरचार्ज। अच्छा, इसके बारे में बताइए क्या समस्या है आप लोगों को? मैं बताता हूँ। नाम बताइए पहले। मेरा नाम भास्कर है। मैं सब लोगों का ध्यान इस पे लेके जाना चाहता हूँ। श्रुति यादव, श्रेया यादव, जिनकी मृत्यु हुई है अभी 2 दिन पीछे, क्या उनको ये दर्द नहीं था ओवर प्राइस बिल्स का? किस घर से आती थी सबको पता है, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो जो दर्द झेल रही हैं वो प्रेजेंट में हर बच्चा झेला है। वो ओवर प्राइस बिल पे कर करके मरी है वो बेचारी। ये झूठ कुछ नहीं है। आप सब अपना बिल चेक करिए, और स्टूडेंट पे जो बर्डन आ रहा है ओवर प्राइस बिल्स का, उसका मैंने पीछे जो ये दिखाया है, इसका कोई भी मैथमेटिशियन कुछ वो बता दे। यूनिटरी मेथड फेल है इस पे यूनिटरी मेथड फेल है इस पे। और BSCS ये बच्चों से चार्ज कर रही है, और मैं तो बच्चों के इशू उठाऊंगा यहाँ। चार्ज दिल्ली में हर जगह है ये, मगर जो इसका बर्डन जो बच्चों पे आ रहा है, फाइनेंशियल बर्डन जो है, मेंटल टोल की तरह आता है वो। फिर जब यहाँ कुछ एग्जाम में फेलियर हो जाती है तो वो पाइलअप होता हुआ डिप्रेशन में बदलता है, फिर गलत आदतों में जाता है बच्चा। पूछो मत फिर कितना समस्या आती है। ये जो श्रेया यादव की जान चली गई, तान्या सोनी की जान चली गई, नेविन की जान चली गई, कुछ लोग हैं सरकार में ही जो कह रहे हैं तो डिजास्टर है। ये डिजास्टर मानते हैं आप इसे? अगर डिजास्टर मानना है तो इसे मैन मेड डिजास्टर क्यों नहीं मानते हम? पिछले साल भी तो एग्जैक्टली पिछले साल भी हुआ था। क्या कह रहे हैं आप? मैम 10 साल से व्यवस्था चल रही है। आज मीडिया पहली बार आई है क्योंकि 3 लोगों की जान हो गई, जो हम लोग को अभी सुनाया जा रहा है, अभी पता नहीं है। तो आज हम लोग आए हैं। 10 साल से समस्या है। बेसमेंट यहाँ पे हर बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट है। ऑब्वियस सी बात है, बेसमेंट है और वाटर लॉगिंग फैसिलिटीज प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है तो ये दिक्कतें आएंगी। इलेक्ट्रिसिटी उसमें कॉम्प्लीमेंट कर देती है, पानी में जा रहा है। आज करंट की या वाटर लॉगिंग की समस्या से 3 जाने गई हैं। 1 हफ्ते पहले 1 जान पटेल नगर में गई थी। ये तो एक समस्या है जिसमें 3 मृत्यु हो गई, तब मीडिया, देश के नेता और संसद में सब कोई बोल रहा है। लेकिन भाई हमारे पीछे मरा था पटेल नगर में, तब तो कोई मीडिया नहीं आई, फिर कोई हाइप नहीं बना। समस्या तब भी थी। पानी में करंट कैसे आ गया, फेलियर तो वो भी थी। जूनियर इंजीनियर और ए को इन्होंने MCD के सस्पेंड कर दिया। व्हाट अबाउट कमिश्नर, व्हाट अबाउट शैली ओबराय? उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट में हंगामा कर रहे हैं। ठीक है, किसके खिलाफ कर रहे हैं? आयरन ही देख लो। अब आप खुद MCD उनकी, सरकार उनकी, कह रहे हैं हंगामा वहाँ कर रहे हैं वो। और पुलिस नेक्सस चल रहा है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड की इतनी मनमानी होती है कि रूम आप देख लीजिए 17-18 हजार से कम नहीं मिलेगा, उतना ही ब्रोकरेज लगता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज केजरीवाल जी बोल रहे हैं फ्री है, पता नहीं क्या। यहाँ पे ओनर 10-15 रुपए पर यूनिट ले लेते हैं। यानी जो दिल्ली सरकार सबसे बड़ा दावा करती है कि यहाँ बिजली फ्री है, वो स्टूडेंट्स को सुविधा मुहैया नहीं है। हाँ, कई ओनर हैं, मैं आपको बता दूंगा, 10-15 रुपए पर यूनिट लेते हैं एक रूम से, एक बच्चे से। ऑन एन एवरेज बच्चा 200-300 रुपए तो 200-300 यूनिट तो चलाएगा ना। ये जो समस्या है ना 10 यूनिट 10 रुपए प्रति यूनिट वाला, ये सीन तब आ रहा है जिन बच्चों के रूम में सब मीटर लगा हुआ है, और ब्रोकर्स ने और ओनर्स ने सब लगवा रखा है। मैक्सिमम रूम में सब मीटर्स लगवा रखे हैं, जिसकी वजह से बच्चों पे तो असली के बिल आते नहीं। ठीक है, और जो ओनर बिल बना के भेजता है उसमें जो पर यूनिट हिसाब आता है वो गवर्नमेंट चार्जेस से भी ज्यादा है। पे नहीं करोगे, निकल जाओ यहाँ से, दूर रहने चले जाओ, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। और मैं तो सबसे चाहूंगा सब ये आवाज उठाएं, इतने दूर से बच्चा आता है, ब्रोकर और ओनर का नेक्सस कभी तो टूटे। माचिस के डिब्बी के 25,000 20,000 यहाँ आते हैं। किसी दूर से कोई हमारा दोस्त आ रहा है, तुम इसके पैसे दे रहे हो, यहाँ तो हमारा फ्लैट मिल जाता है। मैम 2 दिन के अंदर जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी है, उनके रेट बढ़कर 2,000 से 5,000 हो। इस हादसे के बाद, हाँ, 2 दिन के अंदर। हादसे के बाद भी मनमानी नहीं रुकी। हाँ, जो फर्स्ट फ्लोर पे है या ऊपर है, बेसमेंट में नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में है। उन्होंने बेसमेंट पे की तो बंद हो गई लाइब्रेरी। हाँ, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए, 3,000 रुपए और बढ़ा दिए, 2,000 रुपए और बढ़ा दिए। तो आप देखिए, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम,
वो प्रॉब्लम ये है कि अपनी बातें तो कह रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका सोल्यूशन कौन देगा। सरकार जो कि सिर्फ टोपी ट्रांसफर कर रही है। मैम मैंने जो फोटो लगाई है, मैं इन सब लॉयर से हेल्प मांग रहा था, मगर हनुमान जी की कृपा से हमारी हेल्प इन सर ने करी है, सिद्धार्थ सर ने करी है। ये हमें पॉलिटी पढ़ाते हैं, अनअकैडमी के टीचर हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है और ट्विटर पे मैंने तो डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए सारे जो मैंने करे हैं इकट्ठे। अब इन बच्चों को जरूरत है हेल्प की और ये हेल्प की बात भी कर रहे हैं लेकिन ये भी समझ रहे हैं कि अभी दिल्ली में हो क्या रहा है। आप सीधा सा खेल समझ लीजिए ना, आप नालों के लिए एमसीडी से सवाल करेंगे तो एमसीडी कहती है कि हमें अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार नहीं है। आप अधिकारियों से अगर बात करिएगा तो वो कहेंगे एमसीडी काम नहीं कर रही है। आप अगर सरकार से उसकी लायबिलिटी पूछेंगे, जिम्मेदारी पूछेंगे अगर दिल्ली सरकार से, तो वो ये कह रही है कि आप केंद्र सरकार से पूछे क्योंकि सब कुछ एलजी साहब कह रहे हैं। आप एलजी साहब के पास अगर जाइएगा तो वो कहेंगे दिल्ली तो मेरे अंडर है नहीं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी को अभी अपने सीएम को बचाने की पड़ी है, इसलिए बच्चों की कोई सुनने वाला है नहीं। ये वो तीखे सवाल हैं जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं और स्टूडेंट्स लगातार पूछेंगे जब तक उनकी समस्याओं का हल मिल नहीं जाएगा। जिन 3 बच्चों की जान पानी में डूबकर चली गई, अव्यवस्थाओं के कारण चली गई, उन 3 बच्चों की जान के पीछे का जिम्मेदार कौन है, ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। तो देखिए लगातार आपको ओल्ड राजेंद्र नगर के हम हर एक कोने कोने से रूबरू करा रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, उनकी समस्या क्या है ये तो आपने जान लिया। हम लाइब्रेरी की खोज कर रहे हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि जब से यहाँ पर ये हादसा पेश आया है तभी से जितनी भी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी चल रही थी और तकरीबन हर घर में अंडरग्राउंड लाइब्रेरी चल रही है ऐसा यहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं, उन लाइब्रेरीज को बंद कर दिया गया है। यानी कि आप उसे कवर नहीं कर सकते हैं, आप बता नहीं सकते हैं, आप दिखा नहीं सकते हैं कि वो जो लाइब्रेरी है वो कैसी चलती थी क्योंकि अभी वो बंद है। शातिराना अंदाज तो ये देख लीजिए आप कि उस लाइब्रेरी को न सिर्फ बंद किया गया है बल्कि जो बाहर आप पोस्टर लगाते हैं ना, आप नाम लिखते हैं ना लाइब्रेरी का, आप कुछ लोग तो बता रहे हैं डिजिटल स्क्रीन्स वहां पर लगाई गई हैं, वो डिजिटल स्क्रीन्स तक हटा दी गई हैं। इसीलिए हम और लाइब्रेरीज की तलाश में आगे बढ़ने लगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आगे बढ़कर खुद हमसे बात कर रहे हैं और वही हमें दिखा रहे हैं कि क्या अव्यवस्था है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक लाइब्रेरी की तरफ रास्ता जा रहा है और लाइब्रेरी किस हालत में होगी या ये बिल्डिंग किस हालत में है तो आप रहने दीजिए। अभी आप गंदगी तो देख ही सकते हैं, बड़ा सा यहाँ डस्टबिन तो जरूर लगा हुआ है लेकिन गंदगी देख सकते हैं, शीशे टूटे हुए हैं यहाँ पर भी। ये हालत है लाइब्रेरी की जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और ये लाइब्रेरी तो फर्स्ट फ्लोर पर है, ये लाइब्रेरी तो बेसमेंट में नहीं है लेकिन उसके बावजूद इस लाइब्रेरी में इस तरीके के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, कोशिश ये की कि लाइब्रेरी में जाएँ, स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। यही लाइब्रेरी है, आइए इस लाइब्रेरी में घुसते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं। हालांकि देखिए पढ़ाई चल रही है इसलिए बच्चों को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये लाइब्रेरी है और यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे यहाँ पर अपने जो पढ़ाई है या फिर आप कह सकते हैं यूपीएससी की तैयारी जो है वो करते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन यहाँ पर की जाती है। स्टूडेंट्स कुछ हैं, उनसे अगर वो बात कर पाएँ, हालांकि डिस्टर्ब कर रहे हैं हम उनको, वो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। इधर आपका नाम क्या है, बात कर सकते हैं आपसे? हाँ बोलिए। पहले तो सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में, लेकिन चूंकि मुद्दा आप लोगों का है तो आप लोगों की आवाज़ आनी ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? रक्षंदा। रक्षंदा, इस लाइब्रेरी की क्या टाइमिंग्स हैं? आप यहाँ पढ़ाई करने किस वक्त आती हैं? कितने घंटे के लिए यहाँ पढ़ सकते हैं आकर? वैसे तो 24 आवर्स ओपन रहती है और मैं सुबह 7-8 बजे आती हूँ, फिर रात के 9-10 बजे तक पढ़ती हूँ यहाँ पे। यानी कि यहाँ 24 घंटे एक्सेस होता है आप लोगों को? यस। हाँ। तो ये इस लाइब्रेरी में कितने फीस आप लोगों से ली जाती है? अभी तो 3000 ली है मेरे से। 3000 पर मंथ? हाँ। ये फर्स्ट फ्लोर वाली लाइब्रेरी के कितने पैसे हैं? या यहाँ तो मैं देख रही हूँ, चलिए इतना कंजस्टेड है नहीं जितना बेसमेंट में था। स्टूडेंट्स को यहाँ पर और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना इस एरिया में खासकर करना पड़ रहा है? सारे स्टूडेंट्स अब वोकल हैं, सब बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। एक्चुअली मेरे को यहाँ शिफ्ट होके 10 दिन ही हुए हैं। 10 दिन हुए? कहाँ से आए आप? नांदेड़, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए, यूपीएससी की प्रिपरेशन? हाँ। इस घटना के बाद आप लोगों के जहन में भी सवाल आए, कुछ डर पैदा हुआ? हाँ ऑब्वियसली, पर अभी 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है तो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए ये है यहाँ पर ना प्रॉब्लम कि आपको पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखनी है, आपको पढ़ना है। घटना हो गई, जहन में आपके
डर भी पैदा हो गया है जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम देने हैं, इसलिए आपको यहाँ पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है। अंदर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब करना तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी मदद जिन्होंने की, क्योंकि यहाँ ये ढूंढ पाना, ये खोज पाना कि लाइब्रेरी कहाँ पर है, या ये पता कर पाना कि बच्चों की समस्या क्या है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए लोगों से ही, स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं जो हमने लाइब्रेरी से थोड़ा बाहर खड़े कर लिए हैं, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। क्या नाम है आपका? विवेक। आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ जी। कितने सालों से? 1 साल हो गया अभी। 1 साल। हाँ। कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले। बताइए आप, लाइब्रेरी का इशू यहाँ पर कितना बड़ा है? लाइब्रेरी का इशू मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि बेसमेंट में है तो मतलब वेंटिलेशन का भी प्रॉब्लम होता है, और मतलब लाइब्रेरी की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है कि मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर रूम पे पढ़ाई करो तो रूम पे मतलब शेयरिंग में रहना पड़ता है, तो है बहुत, और बाकी की भी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, लाइब्रेरी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो केबिन जैसे घर हैं, यहाँ पर केबिन जैसे रूम है, एक एक बेड पड़ा हुआ है, इसलिए लाइब्रेरी जाना ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा, अभी जो ये फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी हैं, इनकी फ़ीस कितनी होती है? इनकी फ़ीस मतलब अभी बेसमेंट में लाइब्रेरी लिए तो मतलब कम से कम 12 घंटे के 2,000-2,400 रुपये लेते हैं। अभी अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो इसके 4,000 3,000 तो है ही। 3 से 4? हाँ जी। ये आपके महीने के पैसे? हाँ जी, महीने के। 3 से 4,000 आप इन लाइब्रेरी प्रॉपर वेंटिलेशन और सारी चीज़ें रहती हैं? नहीं, इतना वेंटिलेशन बस नहीं रहता, और इधर के लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हेल्पलेस ही है, क्योंकि हम छोटे शहरों से आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं, छोटे घर के मिडिल क्लास लोग भी आते हैं और स्कॉलरशिप लेके भी आते हैं, बट इनको कुछ लेना देना नहीं इधर के लोकल्स लोगों को। हम जिस एक ब्लॉक में रहते थे, हमारा भी डिपॉजिट 35,000 उन्होंने रिटर्न नहीं किया, जिस हम अभी रहते थे। लास्ट मंथ हमको 1 महीने से बोल रहे देते बट नहीं दिया है। ऐसे मतलब करते गुंडागर्दी चल रही है। और अगर उस पर हमने अगर बोला कि हम कंप्लेंट करेंगे लीगली, तो बोलते तुम जाओ, हम भी देखते हैं कि क्या कर लेंगे। तो अभी तक हमारे पैसे वापस नहीं दिए। पेरेंट्स भी बोलते अगर गए पैसे तो क्या करते, चले जाए तो चले जाए, इसके मतलब कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं। पेरेंट्स मजबूर हैं, ये लोग जो कह रहे हैं ना, पढ़ने वाले लोग हैं, तो पुलिस केस इसमें क्यों उलझे, इसलिए हम भी ज्यादा ये नहीं कर सकते। नहीं, वो एस्पिरेंट्स जिनकी स्टोरी आप देखते हैं, जिनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज आप सुनते हैं, जिस नॉन रिफंडेबल फीस की बात कर रहे हैं, इस लाइब्रेरी पर हम जैसे नजर दौड़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए यही लिखा हुआ है, फीस इज नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल, यानी कि फीस आपकी रिफंड नहीं होगी या कोई भी एडजस्टमेंट फीस में नहीं होगा। ये तो लाइब्रेरी की बात लिखी हुई है। ऐसी ही जो बातें हैं वो जो रूम में रहने वाले बच्चे हैं या यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो रहते हैं, उनसे आप समझ सकते हैं। कुछ और लोग भी हैं, अगर बात हमसे करना चाहें। क्या नाम है आपका? मैम सोनल शर्मा। सोनल, आप भी तैयारी कर रही हो यूपीएससी? यस मैम। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ? मैम अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर। इस घटना के बाद आपके जहन में क्या सबसे बड़ा सवाल या डर क्या आया है? मैम मैं खुद 2 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट साइट पर ही थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेफ्टी का जो इश्यूज़ है, क्योंकि हम लोग यहाँ कोचिंग सेंटर हो, वेदर इवन इफ इट इज़ अ लाइब्रेरी और इवन इफ इट इज़ आर 10 by 10 का फ्लैट, वी आर पेइंग अ लॉट 2.5 to 3 lakh हेयर ऑल्सो इन लाइब्रेरी इन पीजीज। तो उसमें फिर अब हमको राइट टू लाइफ का भी एक आर्टिकल 21 है, हमसे लगातार 3-4 साल से यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह से बोलूँगी सवाल पूछता है, पर यहाँ पे हमें सेफ्टी भी नहीं है। हम लोग अंडरग्राउंड में मैं खुद सफोकेशन मेरे को होता रहता है, इसलिए मैं बेसमेंट लाइब्रेरी नहीं ले पाती। बट मैम बात यह है कि अब 99% लाइब्रेरी बंद कर दी जाएंगी, सारे लोग ऊपर की लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दी जाएंगे। यहाँ भी अगर क्लोजर हो गया, क्योंकि सारे सर्टिफिकेट सारी चीज़ें, तो एट द एंड ऑफ द डे लॉस तो हम लोगों का ही होगा, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर राइटिंग मेंस। तो लाइब्रेरी को बंद करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, देयर मस्ट बी अ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, फीस में भी इजाफा हुआ है मैंने सुना है? मैम नहीं, आई पेड 3,000, लाइक अभी तक उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, लाइब्रेरी के ओनर वगैरह ने, उतना ही है मेरी लाइब्रेरी का अभी तक तो। अच्छा, जिम्मेदार आप लोग इस हादसे के लिए किसको मान रहे हैं? 3 लोगों की जान चली गई, ये हादसा है या हत्या है? मैम ये हत्या ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से मुझे पर्सनली लगता है ऐसा हुआ है। इंस्टीट्यूट की भी गलती है, एमसीडी की भी गलती है, पर उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए थे प्रोटेस्ट में, तब मैं भी वहीं थी। उन्होंने बोल दिया कि हाँ वो करेंगे, वो स्टेप लेंगे, पर मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई भी स्टेप ले लिया जाएगा। यहाँ कोई वीआईपी निकलता है तो बहुत जल्दी स्टेप ले लिया जाता है, पर यहाँ 3 लोगों की मौत हुई है। अभी तक उन लोगों ने, बच्चे तो बोल रहे हैं कि 7 से 8 डेथ हुई हैं,
पर अभी तक उन्होंने रियल कैजुअलिटीज़ भी डिक्लेयर नहीं करी है, तो वी डोंट नो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल एन एस्पिरेंट मैम, हम सबको पढ़ना ही है। 4 अगस्त को अभी हमारा यूपीएससी CAPF का एग्ज़ाम है, तो लाइब्रेरी बंद करना या इतना सब प्रोटेस्ट करना हम लोगों के भी फेवर में नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जब ये घटना हुई इसके बाद जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके मन में भी तो एक डर या एक चिंता पैदा हुई होगी ना? मैम, मेरे खुद पापा का फ़ोन आ गया था मॉर्निंग में जब उन्होंने न्यूज़ सुनी थी, एंड दे वर लाइक कि इतना भी ज़रूरी नहीं है, तुम घर से ही तैयारी कर लो। पर हम लोग सिर्फ एक यहाँ माहौल के लिए पढ़ते हैं। वही बात है कि अब सेफ्टी भी ना मिले तो पेरेंट्स तो शायद वापस ही बुला लेंगे। देखिए, पेरेंट्स वापस बुला लेंगे, ये अब यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी समस्या हो गई है और इसी पर लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभिजीत। थोड़ा आगे आ जाइए। आप भी यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? कितने साल से हैं? मैं जनवरी से 1 साल और 1 साल हो गया आपको। ये 1 साल में पानी भरने की समस्या हर बार आपने देखी, हर बरसात में आपने देखी? हाँ मैम, हाँ। मीन्स अभी इस 2-3 महीने में तो बहुत 3-4 बार बारिश हुई, तब वाटर लॉगिंग होता है यहाँ पर। अभी बेसमेंट के लाइब्रेरीज बन के, तो जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के लाइब्रेरीज है उन्होंने भी उनका फीस 4,500 से 5,000 तक किया है। हमारा 1 महीने का फीस अब 4,000 किया है, जो 3,000 था पहले अब बढ़ा दिया है, 4,000 किया है न्यू एडमिशन्स के लिए। न्यू एडमिशन यानी बेसमेंट की लाइब्रेरी बंद हुई तो फायदा बाकी फ्लोर्स वालों को? यस यस यस। आप लोग क्या डिमांड क्या रख रहे हैं? आप लोगों की अब मांग क्या है, या आपके इस घटना के बाद क्या थॉट्स हैं, क्या कैसा फील करते हैं आप, क्या सोचते हैं? मैम, हम तो अब डिमोरलाइज हो चुके हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स है वो ज़्यादा तानाशाह करते कि अगर हमारा डिपॉजिट लिया है तो वापस नहीं करते। अगर हम बोलेंगे कि हमें डिपॉजिट दो, हमें छोड़ना है, तो बोले जो करना है वो कर लो। पैसे बिना मतलब के काट देते, और रेंट भी इतना बढ़ा रहे कि 10 बाय 10 के रूम पे भी हम 15,000 रुपये दे रहे, और फैसिलिटी 0 है। डिपॉजिट तो पूरा का पूरा डिपॉजिट अगर 20,000 दिया है तो 20,000 दिया रिटर्न नहीं करते, वो 10,000 ही देते या 15,000 देते, कुछ भी बहाने बना के वो पैसे काट ही देते हैं। कैसे मनमानी होती है। अब कुछ लोग हैं जो देखिए बात भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बात नहीं कर पाते हैं। छोटा सा ही एरिया है और इस छोटे से एरिया में लोगों से हमें बात करें। क्या नाम है आपका सर? मैं प्रशांत। प्रशांत, आप भी यहीं पर तैयारी कर रहे हैं? यही तैयारी कर। आप कितने सालों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 4-5 सालों से। 4-5 सालों से रह रहे हैं। इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चे डेथ हुई, सबके जहन में ये है, कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा, सभी शौक में है क्या हुआ। अभी तक तो पता ही नहीं चला कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब कुछ बोला ही नहीं जा सकता कि ये कैसे हो सकता है कि बच्चे पढ़ने गए हों, पढ़ने के लिए बैठे हुए हों और अपने जान गंवा बैठे। तो कुछ किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है जो मतलब जिस ढंग से ये लोग पैसे ले रहे हैं उस सुविधा दें। यहाँ किराए, अब जैसे हर किसी ने बोला 15-20 हज़ार से एक भी रूम 10 बाई 10 का रूम कोई भी 15-20 हज़ार से कम नहीं है। इस लाइब्रेरी का पर सीट का किराया 4,000 के आसपास है, 4,000 है। तो उस अनुसार सुविधा भी तो मिलनी चाहिए ना हमें। अब देखिए, पैसे ज़्यादा वसूले जाते हैं और उन पैसों के आधार पर या जितना पैसा यहाँ बच्चे दे रहे हैं उस लिहाज से बच्चों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। छोटा सा एरिया है, एक लाइब्रेरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक गेट आप इधर देखेंगे। यहाँ पर ही स्टूडेंट्स जो हैं, जो छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, जो जिनके यहाँ एक बेड है, आपको मैंने दिखाया था अपनी रिपोर्ट में, लगातार आपको दिखा रही हूँ कि राजेंद्र नगर के हालात क्या हैं, कैसे केबिन में रह रहे हैं। जिस कमरे में चलने की जगह नहीं है उसमें आप पढ़िएगा कैसे? इसलिए लोग इन लाइब्रेरीज में आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जाती है और वो लाइब्रेरी बंद हो गई तो यहाँ के किराए को बढ़ा दिया गया है। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। सवाल यही छोड़ जा रही हूं कि आखिर इन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है और इन बच्चों की समस्याएं कैसे दूर होंगी।